हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है एनकैप्सुलेशन। हमने ऑलरेडी ऊप्स के चार्ट के अंदर देखा था डेटा एब्स्ट्रैक्शन, उसके साथ ही था हमारा डेटा एनकैप्सुलेशन, देन आफ्टर था हमारा इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आज हम सेकेंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऊप्स के अंदर, जिसका नाम है डेटा एनकैप्सुलेशन। अब देखिए, डेटा एनकैप्सुलेशन के अंदर जनरली कौन कौन सी चीज आती है। यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो ऊप्स का, ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर देखा था। यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा एनकैप्सुलेशन के अंदर हमें लगाना होता है हमारा सेटर एंड गेटर, देन आफ्टर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, ये तीन चीज आती है डेटा एनकैप्सुलेशन के अंदर। तीन नए कंसेप्ट है टोटली हमारे लिए, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर सेटर एंड गेटर की। ठीक है, उसके साथ साथ प्राइवेट एट्रीब्यूट्स किस तरह से यूज करना है वो हम सीखेंगे। दिस कीवर्ड एग्जैक्टली है क्या, ये हमारे लिए टोटल नया कीवर्ड है। ठीक है, एंड देन आफ्टर नेस्टेड मेंबर फंक्शंस, ये चीज हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक एम्प्टी फाइल से, जिसका नाम मैंने रख दिया है hello.cpp। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय का क्लास बनाऊंगा, क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब एम्प्लॉय के पास कौन कौन सा डेटा हो सकता है, तो फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय की कुछ यूनिक आईडी होगी, राइट। एम्प्लॉय का कुछ नेम हो सकता है, ठीक है, देन आफ्टर एम्प्लॉय की हो सकती है कोई सैलरी। ओके, इस तरह से आप कई सारी प्रॉपर्टीज आप ले सकते हो। मैंने फिलहाल यहाँ पर तीन ही चीज ली है। एक एम्प्लॉय की यूनिक आईडी होगी, एक उसका नेम होगा और उसकी सैलरी होगी। ठीक है, आप उसका ईमेल एड्रेस ले सकते हो, उसका रेजिडेंट एड्रेस ले सकते हो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, उसका रोल, वॉटएवर जो भी आप चाहो वो फील्ड यहाँ पर आप ले सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट क्या होगी, प्राइवेट होगी। तो इन सभी को आपको नीचे मेन्यू के अंदर एक्सेस करना है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते थे, पब्लिक सेक्शन, इस तरह से। ओके, तो अब ये प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी पब्लिकली अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी वजह से आप इन तीनों प्रॉपर्टी को मैन के अंदर एक्सेस कर सकोगे, राइट। चलिए, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो एम्प्लॉयज है, तो उन दोनों का डेटा लेने के लिए सबसे पहले मुझे दो ऑब्जेक्ट बनाने होंगे, राइट। मैं नाम दे देता हूं E1 एंड E2। ओके, अब हम क्या करते थे, E1 की मदद से आईडी को, नेम को और सैलरी को सेट करते थे, राइट, और फिर उसको प्रिंट कर देते थे। ठीक उसी तरह हमें रिपीट करनी थी प्रोसेस E2 के लिए। E2 से भी आईडी, नेम और सैलरी को आप एक्सेस कर सकोगे और उसको प्रिंट कर सकोगे, राइट। देखिए किस तरह से हम करते थे। फॉर एग्जाम्पल E1.id इज इक्वल टू, मैं सेट कर रहा हूँ 1। उसी तरह से E1.name, ठीक है, उसको हम सेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई एक डमी नेम ले लेते हैं बॉब। एंड देन उसी तरह से E1.salary को मैं कुछ सेट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल 10,000। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब आप सभी को मालूम है स्ट्रिंग की वैल्यू आप डायरेक्टली इक्वल टू की मदद से कभी भी असाइन नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा मेथड का यूज करेंगे जिसका नाम था strcpy। ठीक है, इसको बोला जाता है स्ट्रिंग कॉपी। यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है कोमा, एंड देन आफ्टर यहाँ पर आपको करना है पैरेंथेसिस एंड। ओके, इस तरह से। चलिए, हमने फर्स्ट एम्प्लॉय का डेटा सेट कर दिया। इसी तरह से हमें करना है दूसरे एम्प्लॉय का डेटा सेट। तो यहाँ पर मैं करूंगा E2.id, ठीक है, आईडी को मैं रखूंगा 2, देन आफ्टर E2.name, सपोज यहाँ पर मैं कोई नया नेम ले लेता हूँ डेविड, एंड देन आफ्टर E1.salary, यहाँ पर मैं सैलरी इंक्रीज कर रहा हूँ 20,000। ठीक है, इस तरह से मैंने दो एम्प्लॉय का डेटा सेट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है cout। तो यहाँ पर आप अपना मनचाहा फॉर्मेट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आईडी को आप प्रिंट करोगे, सबसे पहले E1 के आईडी को प्रिंट करेंगे आप, देन आफ्टर आप नेम को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ E1.name, एंड देन उसी तरह आप प्रिंट कर सकते हो सैलरी को। ठीक है, और सैलरी को हम प्रिंट करेंगे E1.salary की मदद से, राइट, एंड देन आफ्टर लास्ट में एंड एल। अब आप देख सकते हो हमारी यह जो स्टेटमेंट है cout वाला, वो बड़ा ही लेंथी हो चुका है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे न्यू लाइन के अंदर भी लिख सकते हो। देखिए, यहाँ से मैं यहाँ पर न्यू लाइन के अंदर भी लिख सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, चलिए, ये मैंने लिख दिया एक cout न्यू लाइन के अंदर। इस तरह से भी आप कोई भी cout को ब्रेक डाउन कर सकते हो। चलिए, ये हमने लिखा C1 के लिए, ठीक है, सॉरी E1 के लिए, ये जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो इसकी मदद से मुझे ये वाली डिटेल सभी प्रिंट होकर मिल जाएगी। चलिए, इसी तरह से अब मुझे प्रिंट करना है E2 ऑब्जेक्ट के लिए।
तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब जहां पर भी E1 है मुझे यहाँ पर क्या रिप्लेस करना होगा, E2। ठीक है, चलिए ये मैंने सेव कर दिया। अब फाइल को करेंगे कंपाइल एंड रन। तो अब आप हमारा आउटपुट देख सकते हो, ID 1 आ चुका है, बॉब उसका नेम आ चुका है, सैलरी आ चुके हैं 20,000। ठीक है, देन आफ्टर ID आ चुके हैं 2, नेम आ चुका है डेविड एंड सैलरी आ चुके हैं 31। अब यहाँ पर देखिए आपको गार्बेज वैल्यू मिल रही है। ठीक है, चलिए इसको फिक्स करते हैं क्यों मिल रही है हमें। ओके, यहाँ पर E1.id, E1.name एंड E1.salary, यहाँ पर E2.id, E2.name। ओके, यहाँ पर हम E2 करना भूल गए थे तो यहाँ पर हमने फटाफट से चेंज कर लिया E2.salary। ठीक है, चलिए सेव करेंगे फाइल को, कंपाइल एंड रन। तो अब आपको लेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। देखिए बॉब की सैलरी है 10,000 और उसी तरह दूसरे रिकॉर्ड में डेविड की सैलरी है 20,000। कंप्लीट। तो यहाँ तक हमने देखा था प्रीवियस सेशन के अंदर, राइट, सिंपल ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से वैल्यू को सेट किया जाता है और किस तरह से आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हो। ओके, अब इस फॉर्मेट के अंदर आपको दिक्कत क्या होगी। सपोज फिलहाल तो मेरे पास 2 ही एम्प्लॉय है, आगे जाकर इन केस आपके पास 10 एम्प्लॉय आए तो आप क्या करोगे, इस तरह से आप नए नए ऑब्जेक्ट बनाते जाओगे, राइट। E1, E4, E5 अप टू कहाँ तक, E10 तक। ठीक है, ओके, वो सब तो आपने कर लिया, लेकिन हर बार आपको ये प्रोसेस जो है वो दोहरानी होगी। ठीक है, हर बार आपको E1 की मदद से ID, नेम और सैलरी सेट करना होगा। उसी तरह से E2 की मदद से भी आपको वही तीनों प्रॉपर्टीज अगेन सेट करनी होगी। अगर आपके पास तीसरा कोई ऑब्जेक्ट है E3 तो आपको अगेन एंड अगेन उसको दोबारा सेट करना होगा। ठीक है, सपोज आपके 5 ऑब्जेक्ट है, आपके पास 5 ऑब्जेक्ट E1 से लेकर E5, तो यहाँ पर आपने जैसा E1 के साथ किया है वैसा आपको E2 के साथ करना पड़ेगा, E3 के साथ, E4 के साथ और E5 के साथ। अगेन एंड अगेन ये सभी चीज आपको 5 टाइम्स दोहरानी होगी, राइट। और उसी तरह से प्रिंट करने के लिए भी यही सेम टू सेम चीज आपको 5 टाइम्स दोहरानी होगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा रिडंडेंट को रिमूव करने के लिए आपको यूज करना होगा सेटर एंड गेटर। ठीक है, ये आप अपना सेकंड जो टॉपिक है वो आप देख सकते हो, सेटर एंड गेटर। एक नया कंसेप्ट है जिसको आप UDF की मदद से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए किस तरह से। अब आप जो क्लास बनाते हो तो क्लास के अंदर ओनली एंड ओनली आप वेरिएबल नहीं बना सकते, क्लास के अंदर कई सारी पॉसिबल चीज होती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक जनरल यहाँ पर क्लास का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लास हम किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले तो क्लास कीवर्ड लिखेंगे, राइट, देन आफ्टर क्लास का नेम लिखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, राइट, लास्ट में सेमीकोलन। ओके, अब क्लास के अंदर आप कौन कौन सी चीज राइट डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो क्लास के अंदर आप लिख सकते हो वेरिएबल्स, जो कि फिलहाल हमने यहाँ पर किया हुआ है, राइट, ये हमने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। लेकिन अब क्लास के अंदर आपको वेरिएबल्स को क्या बोलना है, डेटा मेंबर्स बोलना है। क्या बोलना है, डेटा मेंबर्स या फिर डेटा एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कई लोग इसे डेटा की प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। ओके, देन आफ्टर सेकंड चीज आप और भी लग सकते हो जो कि है आपके फंक्शंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी लैंग्वेज के अंदर यही सेम स्ट्रक्चर था जबकि आप वहां पर स्ट्रक्चर बनाते थे, राइट। यहाँ पर आप क्या कीवर्ड लिखते थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते थे। सी लैंग्वेज के अंदर आपको कभी भी स्ट्रक्चर बनाना होता था तो आप इसी तरह का सेम स्ट्रक्चर बनाते थे और यहाँ पर आप कीवर्ड लिखते थे स्ट्रक्ट। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज थी, वेरिएबल्स। ठीक है, आप स्ट्रक्चर के अंदर ओनली एंड ओनली वेरिएबल्स ही क्रिएट कर सकते थे, जबकि अगर आप क्लास बनाते हो तो क्लास के अंदर वेरिएबल्स तो आप डिफाइन कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप फंक्शंस भी बना सकते हो। ठीक है, अपने UDF, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ओके, उसको क्या बोला जाता है, डेटा मेंबर फंक्शंस, या फिर उसका ऑफिशियल नेम आप बोल सकते हो मेथड्स। जब कभी भी आप कोई फंक्शन क्लास के अंदर क्रिएट करते हो, ठीक है, तो उसको या तो मेंबर फंक्शन बोला जाता है या फिर मेथड बोला जाता है, राइट। अब आप उसको फंक्शंस नहीं बोलोगे, फंक्शंस आप कब बोलोगे, जब आप ग्लोबल एरिया के अंदर बाहर बनाते थे कोई UDF, तब आप बोलते थे फंक्शन। लेकिन वही फंक्शन अगर आप क्लास के अंदर बनाते हो, क्लास की बॉडी के अंदर बनाते हो, तो उसे बोला जाता है मेंबर फंक्शन, या फिर आप उसको बोल सकते हो मेथड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, देन थर्ड कौन सी चीज पॉसिबल हो सकती है क्लास के अंदर, तो वो है कंस्ट्रक्टर। और उसी तरह से एक और नई चीज है आपके पास, डिस्ट्रक्टर।
ठीक है, फ्यूचर सेशन के अंदर हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर और क्लास का डिफरेंस। स्ट्रक्चर के अंदर ओनली आप वेरिएबल्स ही राइट डाउन कर सकते थे, जबकि क्लास के अंदर वेरिएबल्स, फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स ये सभी आप राइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका क्लास का ओवरऑल स्ट्रक्चर। ये चारों चार चीज एक ही साथ प्रेजेंट होनी चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। चारों में से कोई एक भी अगर प्रेजेंट होगी क्लास के अंदर तो भी चलेगा, अगर चारों चार एक साथ प्रेजेंट होगी तो भी चलेगा। ओके, चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये है हमारे C++ के अंदर क्लास का स्ट्रक्चर। ओके, चलिए नाउ अब हमें बना था हमारा सेंडर और गेटर। ठीक है, हमारे पास फिलहाल सिनारियो क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट है तो 5 ऑब्जेक्ट को मुझे इस तरह से प्रॉपर्टीज सेट करनी होगी और इसी तरह से मुझे प्रॉपर्टीज गेट करनी होगी। अगेन एंड अगेन मैं प्रोसेस दोहराता रहूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा पूरा कोड जो है वो बड़ा ही लेंथी हो जाएगा। राइट, तो उसको मुझे सॉर्ट आउट करना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, एक नया फंक्शन बना दूंगा। लेकिन अब हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, अब हम उसको क्या बोलेंगे, मेथड बोलेंगे, या फिर आप बोल सकते हो मेंबर फंक्शंस। ठीक है, देखिए क्लास के अंदर किस तरह से बनाया जाता है। क्लास के अंदर सपोज मैं एक फंक्शन बनाऊंगा void set data। ठीक है, अब सेट डेटा के अंदर मैं क्या करूंगा, ये सभी चीज जो है वो मैं सेट कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, यहां पर इस तरह से नहीं करना है, मुझे सिर्फ इतना कॉल करना है even.setData। जैसे ही मैं ये लाइन कॉल करूंगा, मेरी तीनों के तीनों प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक सेट होनी चाहिए, वो मेरा गोल है। अगेन जैसे ही मैं even की मदद से setData UDF को कॉल करूंगा, मेरी तीनों प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, ये मेरा गोल है। तो वो सेट करने के लिए लॉजिक मुझे कहां पर लिखना होगा, ऑब्वियसली सेट डेटा के अंदर लिखना होगा। राइट, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो आईडी है ना उसको मैं कर दूंगा 1। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हो। उसी तरह से नेम जो है, ठीक है, उसको मैं क्या कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल बॉब। राइट, लेकिन स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, strcpy। ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहां पर हम रिप्लेस कर देंगे कॉमा को। ओके, उसी तरह से आप सैलरी दे सकते हो, तो सैलरी की वैल्यू मैं दूंगा फॉर एग्जांपल 15,000। ठीक है, इस तरह से। अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने यहाँ पर even डॉट क्यों नहीं लिखा, तो वो हमें नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि फिलहाल हम ऑलरेडी क्लास के अंदर ही है। देखिए, ठीक है, क्लास के अंदर ही है हम, इवन हम यहां पर लिखते थे मेन के अंदर। क्यों, क्योंकि अगर आप सेट डेटा को कॉल करते हो तो सबसे पहले आपको देखना होता है सेट डेटा आपका कहां पर अवेलेबल है, क्लास के अंदर अवेलेबल है। राइट, तो क्लास के अंदर आपको एंटर होने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है, एंड देन आफ्टर उस ऑब्जेक्ट की मदद से आपको वो फंक्शन कॉल करना होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम सेट डेटा के अंदर थे, यानी कि पूरी क्लास की बॉडी के अंदर ही थे, तो इसलिए हमें यहाँ पर even डॉट नहीं लिखना होता है। ठीक है, ये मेंबर्स जो है आईडी, नेम और सैलरी, वो पूरी क्लास की बॉडी के अंदर ग्लोबली अवेलेबल ही होते हैं, तो आप डायरेक्टली आईडी, नेम या फिर सैलरी को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसी तरह से हम यहाँ पर अगेन करेंगे e2 की मदद से e2.setData। ठीक है, तो अब e2 भी क्या कॉल करेगा, वही सेट डेटा को कॉल करेगा। तो जैसे ही सेट डेटा को कॉल किया, अगेन ये वाला फंक्शन रन हो गया। ठीक है, तो अगेन आईडी की वैल्यू 1, नेम की वैल्यू बॉब और सैलरी की वैल्यू 15,000 असाइन हो गई। ठीक है, नाउ अब हमें सोल्व करना है प्रिंट वाली मेथड को। हमारे पास प्रिंट वाला सेपरेट सी आउट फंक्शन है। अब इन सभी को मैं मिटा दूंगा, मैं कोई एक नया यूडीएफ अगेन बनाऊंगा क्लास की बॉडी के अंदर। डेटा को सेट करने हमने क्या बनाया, सेट डेटा बनाया। राइट, अब डेटा को गेट करने के लिए, यानी कि डेटा को प्रिंट करने के लिए मैं अगेन एक नया फंक्शन बनाऊंगा, जिसका नाम भी आप कुछ भी दे सकते हो। फिलहाल मैं लिखूंगा गेट डेटा। गेट डेटा के अंदर मैं यहाँ पर सिंपल सी आउट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल आईडी जो थी वो हमारी क्या थी, यही वाली आईडी। ठीक है, अब मुझे even.id या फिर e2.id नहीं लिखना है। ध्यान रखना है आप फिलहाल कहां पर हो, क्लास के अंदर ही हो, तो क्लास के अंदर आप डायरेक्टली इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकोगे, सिंपल इस तरह से। ठीक है, चलिए आईडी के बाद अब आपको क्या लिखना है, नेम। ठीक है, तो नेम को प्रिंट करने के लिए आपके पास वेरिएबल है नेम। ठीक उसी तरह से सैलरी आपको अगर प्रिंट करनी है तो सैलरी को प्रिंट करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट है सैलरी। ठीक है, देन आफ्टर आप लिख सकते हो एंड एल।
चले इन सभी को अब मैं लिख देता हूं न्यू लाइन के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब देखिए आपको सिंपल क्या करना है, गेट डेटा को कॉल करना है, राइट। जैसे ही आपने E1 की मदद से सेट डेटा कॉल किया था, E2 की मदद से सेट डेटा कॉल किया था, ठीक उसी तरह से E1 की मदद से आपको कॉल करना है गेट डेटा, राइट। और उसी तरह से E2 की मदद से भी आपको कॉल करना है गेट डेटा। क्लियर? चलिए अब होगा क्या वो हम देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम जैसे हम रन करेंगे, आपका इंटीजर मेन चलेगा, आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए, देन आफ्टर E1 ने कॉल किया किसको, सेट डेटा को, तो क्लास के अंदर फाइंड करने जाएगा क्या सेट डेटा नाम का फंक्शन अवेलेबल है, हाँ है, तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और आईडी, नेम और सैलरी के अंदर क्या चला जाएगा, ये तीन वैल्यू चली जाएगी, असाइन हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो E1 का अब आईडी, नेम और सैलरी असाइन हो गया, ठीक है, 1 बॉब और 15,000। देन आफ्टर आपने E2 किया सेट डेटा को, ठीक है, E2 की मदद से भी कॉल किया सेट डेटा को, तो अगेन वही वाला सेट डेटा रन होगा, राइट। तो अगेन E2 के अंदर भी आईडी, नेम और सैलरी तो यही जाएगी, राइट, सेम टू सेम। एंड देन आफ्टर आपने E1 की मदद से कॉल किया गेट डेटा, यानी कि पूरा गेट डेटा आ जाएगा। एंड देन आफ्टर अगेन E2 की मदद से किया गेट डेटा, तो अगेन ये गेट डेटा कॉल होगा, ठीक है। चलिए सेव करेंगे, कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो आपको दो रिकॉर्ड तो मिल गए, लेकिन सेम टू सेम प्रॉपर्टीज के साथ मिले, राइट। दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है, देखिए आईडी भी सेम है, नेम भी सेम है और सैलरी भी सेम है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली E1 की मदद से भी आपने सेट डेटा कॉल किया, E2 की मदद से भी आपने सेट डेटा कॉल किया, लेकिन सेट डेटा के अंदर आपने क्या लिखा था, सेम लॉजिक लिखा था, राइट। आईडी की वैल्यू हर बार आप 1 ही असाइन करोगे, नेम की वैल्यू भी आप हर बार वो भी असाइन करोगे, सैलरी की वैल्यू भी आप हर टाइम 15,000 ही असाइन करोगे। तो अब सॉल्यूशन क्या है, अब यहाँ पर दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, देखिए, या तो आप E2 की मदद से एक नए फंक्शन को कॉल करो, फॉर एग्जाम्पल सेट डेटा 2, ठीक है, इस तरह से मैंने नया फंक्शन बनाया, देखिए। तो क्या करूंगा, इस पूरे फंक्शन को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन बनाऊंगा सेट डेटा 2, ठीक है, जिसके अंदर आईडी की वैल्यू चेंज कर देंगे, नेम की वैल्यू भी चेंज कर देंगे और यहाँ पर हमारी सैलरी की वैल्यू भी चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन गेट डेटा तो सेम ही रहेगा, राइट। गेट डेटा का काम क्या है, इन तीनों वेरिएबल को प्रिंट करना, तो वो तो सेम ही रहेगा, अंडरस्टैंड। चलिए अगेन समझते हैं प्रोग्राम को हो क्या रहा है। सबसे पहले आपका मेन चलेगा, जैसे आप फाइल को रन करोगे, दो ऑब्जेक्ट बने आपके, ओके। देन आफ्टर E1 की मदद से सेट डेटा को आपने कॉल किया, राइट। तो यहाँ से जंप करेगा आपका प्रोग्राम और जहां पर भी आपने सेट डेटा लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब देखिए आईडी की वैल्यू आपने रख दी 1, नेम रख दिया बॉब और सैलरी रख दी 15,000, ठीक है, वो E1 के अंदर ये सब डेटा स्टोर हो गया, ओके। देन आफ्टर आपने E2 की मदद से कॉल किया सेट डेटा 2 को, तो अब सेट डेटा 2 रन होगा, तो अब E2 के अंदर उसकी आईडी और नेम और सैलरी डिफरेंट सेव किया आपने, देखिए, राइट, ओके। देन आफ्टर E1 की मदद से आपने कॉल किया गेट डेटा, तो ये पूरा E1 वाला कोड चल गया, ठीक है, गेट डेटा वाला। तो आपकी आईडी प्रिंट हो गई, नेम प्रिंट हो गया और साथ ही साथ सैलरी भी प्रिंट हो गई। लेकिन आईडी, नेम और सैलरी कौन सी प्रिंट होगी, सेट डेटा वाली, ठीक है। और देन आफ्टर आपने E2 की मदद से कॉल किया गेट डेटा, तो अगेन E2 की मदद से जब आप कॉल करते हो गेट डेटा, तो अगेन यही वाला फंक्शन चलेगा, लेकिन अब आईडी, नेम और सैलरी कौन सी प्रिंट होगी, ये सेट डेटा 2 के अंदर जो आपने सेट की थी ना वो कॉल होगी, राइट। चलिए सेव करेंगे फाइल को, कंपाइल एंड रन। तो अब आप आउटपुट के अंदर देख सकते हो आपके दोनों रिकॉर्ड्स यूनिक आए, राइट। बॉब की सैलरी 15,000 और डेविड की सैलरी 25,000, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हो यूनिकली। लेकिन ये तो फिर भी आपका कोड क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, राइट। यही सेम लॉजिक है, जस्ट वैल्यूज आपकी चेंज हो रही है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। आपको क्या करना था, एक ही सेट डेटा रखना था दोनों के बीच, जैसे हमने कैसा यहाँ पर रखा है, दोनों के बीच में सेम गेट डेटा रखा है, राइट, वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए। उसी तरह से चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट हो आपके पास, सभी ऑब्जेक्ट के बीच कॉमन एक्स सेट डेटा आपको रखना है और फिर भी अलग अलग वैल्यूज आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो हम किस तरह से करेंगे, देखिए सिंपल है। यहाँ पर आईडी, नेम और सैलरी की वैल्यू आपने स्टैटिकली असाइन की हुई है, राइट। लेकिन आप क्या कर सकते हो, यूजर के थ्रू उसकी सबसे वैल्यू रिट्राइव करा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सी आउट एंटर आईडी, ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो।
देन आफ्टर आप यहाँ पर लिख सकते हो सी इन आईडी की वैल्यू, राइट। उस तरह से आप अगेन सी आउट करो, एंटर नेम, एंड देन आफ्टर आप सी इन करा लो यूजर से नेम की वैल्यू, एंड ठीक उसी तरह आप सी आउट कर दो, एंटर सैलरी, ठीक है, एंड देन आफ्टर सी इन सैलरी, राइट। तो अब क्या होगा, जब आप इवन की मदद से सेट डेटा कॉल करोगे तो ये पूरा फंक्शन चलेगा, लेकिन अभी सभी वैल्यू आप क्या डालोगे, अपने हिसाब से हर टाइम अलग अलग डालोगे, राइट। इवन की मदद से जब सेट डेटा कॉल हुआ तो अब आप अलग डालोगे डेटा। देन आफ्टर दूसरी बार बारी आएगी E2 की, तो E2 की मदद से जब सेट डेटा कॉल होगा तब भी आप अपनी वैल्यू क्या डालोगे, डिफरेंट डालोगे, राइट। तो देन आफ्टर जब भी आप गेट डेटा को कॉल करोगे इवन की मदद से या फिर E2 की मदद से, आपकी वैल्यू वही आएगी जो कि आपने उस टाइम इंसर्ट कराई थी, ठीक है। चलिए तो सेव करेंगे फाइल को, कंपाइल एंड रन। चलिए अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है एंटर आईडी, तो सपोज मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 3, देन आफ्टर नेम फॉर एग्जांपल मेहुल, एंटर सैलरी फॉर एग्जांपल 12,000 एंड देन एंटर। देन आफ्टर अब देखिए आप दूसरी बार हमारा सेट डेटा चल रहा है, ठीक है। अगेन हमको पूछ रहा है एंटर आईडी, सपोज मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 5, एंटर नेम फॉर एग्जांपल पीयूष, एंटर सैलरी फॉर एग्जांपल 26,000, ठीक है। और जब अब मैं एंटर करूंगा तो अब आपको दोनों डेटा मिल जाएगा एकदम परफेक्ट, ठीक है। आईडी, नेम और सैलरी दोनों रिकॉर्ड्स की डिफरेंट यूनिक आई है, राइट। तो ये हमने किसकी मदद से किया, सेम सेट डेटा की मदद से किया। देखिए सेट डेटा हमारा सेम ही है। अब इनकेस अगर आप यहाँ पर तीसरा रिकॉर्ड भी लेना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल E3, ठीक है, तो फिर भी आपको क्या कॉल करना है, सिंपल सेट डेटा को कॉल करना है। तो अगेन यही वाला सेट डेटा कॉल होगा, आपने लॉजिक तो ऑलरेडी बना दिया है, राइट। और उसी तरह गेट डेटा भी आपका सेम ही रहेगा। गेट डेटा का काम होगा आपके डेटा को गेट करना, रिट्राइव करना, ठीक है। सेट डेटा का काम होगा आपके डेटा को सेट करना, असाइन करना, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो फंक्शन बनाए, ठीक है। ऑफिशियली अब हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे मेथड। क्यों, ये जो सेट डेटा है और ये गेट डेटा है आपको एग्जैक्टली किसकी तरह दिख रहे हैं, फंक्शन की तरह दिख रहे हैं, राइट। लेकिन ये फंक्शन हमने किस लोकेशन पर बनाया है, क्लास की बॉडी के अंदर बनाया है, राइट। तो अब इस फंक्शन को आप फंक्शन नहीं बोलोगे बल्कि आप बोलोगे मेथड। तो हमने दो मेथड बनाई, एक हमने बनाई अपनी सेट डेटा और दूसरी बनाई गेट डेटा, दो मेथड बनाई है, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सेट डेटा बनाई है ना, उसी को हम बोलेंगे सेटर। क्यों, एक ऐसी मेथड जिसकी मदद से आपकी सभी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, सेट हो रही है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी सभी प्रॉपर्टीज सेट हो रही है, असाइन हो रही है। तो जिस फंक्शन की मदद से, जिस मेथड की मदद से आपकी सभी प्रॉपर्टीज असाइन हो रही है या फिर सेट हो रही है, उस पूरे मेथड को आप बोलोगे सेटर। और ठीक उसी तरह जिस मेथड की मदद से आपकी सभी वैल्यूज रिट्राइव होकर आ रही है, उस मेथड को बोला जाता है गेटर, ठीक है। तो बस यही सिंपल सा कंसेप्ट था हमारा सेटर और गेटर का, ठीक है। चलिए तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए यहाँ पर आपका क्लास का सभी प्रॉपर्टीज रिवील हो रहा है और यहाँ पर आपका एक मेथड आ रहा है सेट डेटा, जिसको बोला जाता है सेटर। एंड देन आफ्टर थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका गेटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप जितने भी क्लास बनाओ, उन सभी क्लास के अंदर मैक्सिमम एक सेटर होना चाहिए और एक गेटर होना चाहिए, वही एनकैप्सुलेशन का रूल है, ठीक है। फिर आप अपने हिसाब से कस्टम अलग अलग टाइप के सेटर और गेटर बना सकते हो, लेकिन जनरल आपका स्ट्रक्चर यही रहेगा कि एक सेटर होना चाहिए और एटलीस्ट एक गेटर होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये आप नीचे का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हमारी मेन बॉडी। अब आपका कोड यहाँ पर देखिए एकदम क्लीन एंड नीट है, राइट। अब यहाँ पर आप चाहे E3 ले लो, E4 ले लो, E5 ले लो, आपको सिंपल क्या करना है, सभी ऑब्जेक्ट की मदद से एक बार सेट डेटा कॉल करना है, जबकि एक बार गेट डेटा कॉल करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। फिर सभी सेट करने का लॉजिक आपका सेटर कर देगा और गेट करने का लॉजिक आपका गेटर कर देगा, राइट। तो इसी को बोला जाता है एनकैप्सुलेशन का रूल, ओके। चलिए फिर भी ये हमारा परफेक्ट नहीं है, क्यों, फिलहाल हमें एक और यूज करना है प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। अब ये प्राइवेट एट्रीब्यूट्स क्या है, देखिए फिलहाल हमारी ये जो तीनों एट्रीब्यूट्स है ना, वो हमारी क्या है, पब्लिक है। तो पब्लिक है तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों को मेन के अंदर आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, राइट। देखिए सपोज अब ये जो E1 है उसको हमने सेट डेटा कर लिया, राइट, यानी कि यूजर अपनी कोई भी वैल्यू डाल देगा, इंसर्ट करा देगा।
अब सपोज यूजर ने इंसर्ट कराई सैलरी 10,000, लेकिन मैं यहाँ पर उसकी सैलरी बदल सकता हूँ। किस तरह से? इवन की मदद से मैं डायरेक्टली सैलरी को एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। तो इवन डॉट सैलरी मैंने यहाँ पर डिक्रीज कर दी, फॉर एग्जाम्पल 7,000। ठीक है, चलिए अब होगा क्या, सेव किया मैंने फाइल को, कंपाइल एंड रन। ओके, अब देखिए एंटर ID 1, नेम डाल दिया मैंने मेहुल, और सैलरी मैंने सपोज इनिशियली असाइन की थी 15,000, राइट। चलिए अब सेकंड रिकॉर्ड के लिए सपोज राज, और सैलरी है उसकी 23,000। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें मेहुल की सैलरी क्या मिलनी चाहिए, 15,000 मिलनी चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं, लेकिन आप देख सकते हो मेहुल की सैलरी डिक्रीज होकर आ गई, क्या 7,000 आ गई। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी तो एडमिन ने क्या असाइन की थी, 15,000 की थी, लेकिन मेहुल तक पहुंचते पहुंचते वो सैलरी क्या हो गई, 7,000 हो गई। यानी कि किसी ने थोड़ा सा हैक किया है, राइट, हमारे प्रोग्राम को। यहाँ पर देखिए, इस तरह से कोई भी डेवलपर हैक कर सकता है आपकी सभी प्रॉपर्टीज को। क्यों? क्योंकि वो आपने पब्लिकली डिराइव की है, इसलिए। अगर आपकी सभी प्रॉपर्टीज पब्लिक है तो आप डायरेक्टली किसी भी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डॉट ऑपरेटर की मदद से एक्सेस कर सकते हो और उससे मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही क्रिटिकल चीज होती है, ठीक है। इसलिए एनकैप्सुलेशन का रूल क्या है, आप जितनी भी प्रॉपर्टीज बनाओ ना, उन सभी को प्राइवेट बनाओ। क्या बनाओ? प्राइवेट बनाओ। क्लियर? तो अब आपकी ये तीनों प्रॉपर्टी डायरेक्टली कभी भी मैन के अंदर इस तरह से असाइन नहीं हो सकती। लेकिन सेट डेटा और गेट डेटा, उसको तो आपको क्या बनाना होगा, पब्लिक बनाना होगा, राइट, क्योंकि उसको तो आपको एक्सेस करना है इस तरह से, ठीक है। तो फिलहाल हमारा सेटर और गेटर दोनों क्या है, प्राइवेट है, देखिए, क्योंकि हमने सभी प्राइवेट सेक्शन के नीचे लिखा है। तो यहां पर मैं एक अगेन नया सेक्शन बना दूंगा, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक, ठीक है। तो अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हमारी तीनों प्रॉपर्टीज हो गई प्राइवेट, और हमारे दोनों सेटर एंड गेटर वो दोनों क्या हो गए, पब्लिक हो गए, ठीक है। देखिए अब मैं फाइल को करूंगा सेव, देन कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एरर देखने को मिली, ठीक है, कि भाई सैलरी आपकी है प्राइवेट, लेकिन आप वहां पर क्या कर रहे हो, एक्सेस करना चाह रहे हो यहाँ पर मैन के अंदर। तो अब आपकी ये वाली लाइन नहीं चलने वाली, तो आपको कंपलसरी ये वाली लाइन रिमूव करनी होगी, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम पूरा सिक्योर हो चुका है, अब आपका प्रोग्राम कोई भी हैक नहीं कर सकता। चलिए वो वाली लाइन मैंने मिटा दी। अगेन प्रोग्राम को करूंगा सेव, कंपाइल एंड रन। तो अब आपका प्रोग्राम परफेक्ट चल रहा है। देखिए ID 1 नेम मेहुल, सैलरी 15,000, ID 2 नेम राज, सैलरी 26,000। तो अब आप देखिए आपकी सैलरी जो मेहुल की थी वो अगेन जो आपने ओरिजिनली असाइन की थी वही आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को प्रोटेक्ट कर सकते हो, सिक्योर बना सकते हो। आपको सिंपल क्या करना है, जब भी आप एनकैप्सुलेशन का यूज करोगे तो आपको सभी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लगा देनी है, और पब्लिक सेक्शन के अंदर आपको एक सेटर बनाना है और एक गेटर बनाना है, ठीक है। सिंपल इसी कंसेप्ट को बोला जाता है एनकैप्सुलेशन, और कुछ नहीं है। ओके, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल हमने क्या किया है, हमारी प्रॉपर्टीज को पब्लिक में से प्राइवेट कन्वर्ट कर दिया, राइट, और हमारे सेटर को पब्लिक ही रहने दिया है, ठीक है। चलिए ये था हमारा सिंपल एनकैप्सुलेशन का रूल। नाउ कई लोग ऐसे हो गए कि सर हमें यूजर के थ्रू इनपुट नहीं लेना है, हमें डायरेक्टली असाइन करना है, तो आप क्या करोगे? तो वो भी आप पॉसिबल कर सकते हो। देखिए सपोज ये पूरा कोड मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। हमें क्या करना था, आईडी की वैल्यू असाइन करनी थी, नेम की वैल्यू असाइन करनी थी, और साथ ही साथ सैलरी की वैल्यू भी असाइन करनी थी, राइट। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि सर क्या मैं यहाँ से नीचे वैल्यू फेंक सकता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली आप यहाँ से नीचे से भी वैल्यू ऊपर भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इवन का जो सेट डेटा है उसके अंदर आपको तीन चीजें भेजनी है, आईडी, नेम और सैलरी, ठीक है। वो तीन चीज आपको यहाँ से सेंड करनी है। सपोज इवन की आईडी होगी 1, देन आफ्टर उसका नेम होगा राहुल, एंड देन आफ्टर उसकी सैलरी होगी 15,000, ठीक है। तो आपने यहाँ से तीन वैल्यू सेंड की, और ठीक उसी तरह से आप दूसरे एम्प्लॉय के लिए भी आईडी सेंड कर दो। फॉर एग्जाम्पल आईडी है 2, नाम है उसका कुछ, फॉर एग्जाम्पल पीयूष, एंड देन आफ्टर उसकी कुछ सैलरी होगी फॉर एग्जाम्पल 21,000, ठीक है। तो हमने सेट डेटा के अंदर तीन पैरामीटर्स यहाँ से पास कर दिए। एक हमने किया आईडी, दूसरा किया नेम, और दूसरा किया सैलरी, ठीक है। तो सिंपल यूडीएफ का रूल है, जितने पैरामीटर्स आप नीचे से पास करोगे ऊपर आपको उतने ही पैरामीटर कैच करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल N1, N2 और N3, ठीक है। तीन पैरामीटर यहाँ पर मैंने ले लिए। अब देखिए हो क्या रहा है, ये जो आपकी आईडी है वो कहाँ से जा रही है, N1 के अंदर जा रही है, राइट। तो N1 का डेटा टाइप आप क्या रखोगे, इंटीजर रखोगे ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि 1 का डेटा टाइप इंटीजर है। ओके,
अब दूसरा पैरामीटर है आपका स्ट्रिंग, जो कि जा रहा है n2 के अंदर। तो n2 का डेटा टाइप आप क्या रखोगे, ऑब्वियसली यहाँ पर इस तरह से स्ट्रिंग ही रखोगे, ठीक है। और सेम सैलरी जो है वो आपकी जा रही है इंटीजर के अंदर n3 के अंदर, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए आईडी, नेम और सैलरी रिस्पेक्टिवली n1 के अंदर आ गई, n2 के अंदर आ गई और साथ ही साथ n3 के अंदर भी आ गई, राइट। लेकिन हमें n1, n2 और n3 को सेट नहीं करना था, ठीक है, हमें इन तीनों की वैल्यू सेट नहीं करनी थी। हमें तो किसकी वैल्यू सेट करनी थी, आईडी की, नेम की और सैलरी की। तो अब आईडी की वैल्यू हमें कहाँ से मिल रही है, n1 के अंदर मिल रही है ना, ठीक है। आप नीचे से 1 या फिर 2 पास कर रहे हो तो वो कहाँ से आ रही है, n1 के अंदर आ रही है। लेकिन n1 को आप असाइन कर सकते हो आईडी के अंदर, ठीक है। तो ये वाया वाया आपकी वैल्यू सेट हो रही है। देखिए यहाँ पर आपने नीचे से 1 पास किया था, लेकिन वो डायरेक्ट आईडी के अंदर नहीं जा रहा है, वो सबसे पहले जा रहा है n1 के अंदर एंड देन आफ्टर n1 जा रहा है आईडी के अंदर। तो इनडायरेक्टली आपका ये जो 1 या फिर 2 आईडी है वो कहाँ पर जा गया, आईडी के अंदर ही आ गया, ठीक है। चलिए उसी तरह से आपने नाम पास किया राहुल या फिर पीयूष, तो वो कहाँ पर आएगा, n2 के अंदर आएगा। तो n2 को आपको कहाँ पर पास करना है, नेम के अंदर पास करना है, राइट। लेकिन हम सभी को मालूम है स्ट्रिंग डायरेक्टली असाइन नहीं हो सकती, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, strcpy, ठीक है। नेम के अंदर इंसर्ट कराएंगे n2 को इस तरह से, क्लियर। एंड देन आफ्टर आपकी सैलरी आ गई n3 के अंदर, तो आप n3 को पास आउट कर दो सैलरी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। चलिए अब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है सेट डेटा या फिर सेटर। तो आप कुछ इस तरह से पैरामीटर वाला मेथड भी बना सकते हो, ठीक है, ये भी चलेगा। चलिए सेव करते हैं फाइल को, कंपाइल एंड रन। ओके, तो अब देखिए अब भी आपका आउटपुट परफेक्ट आ चुका है। राहुल की सैलरी 15,000, पीयूष की सैलरी 21,000, जो कि हमने नीचे से ही पास कर दी थी इस तरह से सेट डेटा के अंदर, ठीक है। तो अब आप सेट डेटा को जब भी कॉल करोगे तब आपको तीनों वैल्यू यहाँ पर पास आउट करनी होगी, ओके। चले इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस टाइप का भी आप सेटर बना सकते हो, ओके। चले इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सेटर का, डन। ओके नाउ अब आप क्या कर सकते हो, कई लोग ऐसा होगा कि सर हमने यहाँ पर 3 वैल्यू पास तो की है, लेकिन हमने ऊपर किस वेरिएबल के अंदर सेव कराई, n1 के अंदर, n2 के अंदर और n3 के अंदर। लेकिन क्या हम n1, n2 और n3 का नाम इसी वेरिएबल के नाम के बराबर रख सकते हैं क्या? यस, ऑब्वियसली रख सकते हैं आप। सपोज आपने यहाँ पर लिखा था n1, तो अब आप क्या कर सकते हो, आईडी भी लिख सकते हो। कई लोग इस तरह से भी ट्राई करते हैं, ठीक है, तो ये भी चलेगा। अब n2 है उसको आप नेम भी रख सकते हो और n3 को आप सैलरी भी रख सकते हो, ठीक है, कई लोग इस तरह से भी करते हैं। तो अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, अब ये देखिए ये आईडी है वो आपको यहाँ पर रिप्लेस करनी होगी, राइट। कि ये जो नीचे से आईडी आ रही है, ठीक है, उसको आप असाइन कर रहे हो क्लास वेरिएबल की आईडी के अंदर, ठीक है। अब ये जो नीचे से नाम आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, नेम के अंदर आ रहा है। तो ये नेम जो है वो आपको पास आउट करना होगा, ठीक है, ओरिजिनल क्लास के नेम के अंदर। उसी तरह से आपकी ये जो सैलरी आ रही है वो आप ले रहे हो सैलरी वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पर आपने पास करना होगा सैलरी को क्लास वेरिएबल वाली सैलरी वेरिएबल के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, एज ए डेवलपर हमें तो मालूम है कि ये सभी जो राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल्स है वो कौन से है, वो जो नीचे से वैल्यू आ रही है वो है, राइट। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल्स है वो कौन से है, वो हमारे क्लास लेवल के वेरिएबल्स है, ठीक है। चलिए अब सेव करेंगे और जैसे ही कंपाइल एंड रन करेंगे आप आउटपुट के अंदर दे सकते हो सभी गार्बेज वैल्यू आ रही है, ठीक है। नोटिस करो सभी की सभी वैल्यू आपकी क्या आ रही है, गार्बेज वैल्यू आ रही है। हमने तो परफेक्ट कोडिंग किया है, तो अब मसला कहां पर आ रहा है, मेन प्रॉब्लम यहां पर है। देखिए दोनों साइड आपका नेम सेम टू सेम है, ठीक है। एज अ डेवलपर जैसे ही मैंने बोला हम सभी को मालूम है, राइट, कि राइट हैंड साइड वाला वेरिएबल्स क्या है जो कि नीचे से आप भेज रहे हो, जो वैल्यू वो है। लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल्स क्या है, वो हमारे क्लास लेवल के वेरिएबल्स है। लेकिन हमारे कंपाइलर को ये मालूम नहीं पड़ रहा, हमारा कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल कौन सा है, राइट साइड वाला वेरिएबल कौन सा है। क्यों वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का नाम सेम है इसलिए, ठीक है। तो हमें किसी ना किसी तरह से बताना होगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल्स है ना वो क्लास लेवल के वेरिएबल्स है, ठीक है। तो वो किस तरह से बताएंगे, देखिए। तो अब हमारा यूज में आता है दिस कीवर्ड, आप यहां पर पुटअप कर सकते हो दिस डॉट, ठीक है। अब हमारे यूज में क्या आता है, दिस कीवर्ड। सिंपल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है
लेफ्ट हैंड साइड पर जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो होते हैं आपके क्लास वाले वेरिएबल्स, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको इस तरह से लिखना होता है दिस डॉट, लेकिन C++ के अंदर आपको लिखना होता है दिस, देन आफ्टर इस तरह से आपको एरो बनाना होता है। ध्यान दीजिएगा, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको लिखना होता है दिस डॉट यानी कि क्लास लेवल का आईडी, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो दिस डॉट नेम यानी कि क्लास लेवल का नेम, और इसी तरह से यहाँ पर दिस डॉट सैलरी यानी कि क्लास लेवल की सैलरी, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, वहां पर आपको इसी तरह से मेंशन करना है क्लास लेवल के वेरिएबल्स, दिस देन आफ्टर डॉट लगाना है, ठीक है। लेकिन ओनली PHP और C++ दोनों ही ऐसी लैंग्वेज है जहां पर आपको डॉट के बजाय इस तरह से एरो बनाना होगा, ठीक है। डॉट को निकालना है आपको और क्या लिखना है, माइनस का सिंबल एंड देन आफ्टर ग्रेटर देन का सिंबल, इस तरह से आपको एरो बनाना है। ध्यान दीजिएगा, दिस उसके बाद डैश और ग्रेटर देन, इस तरह से आपको एरो बनाना है, ठीक है। सिंटेक्स वही है, दिस डॉट आईडी, दिस डॉट नेम एंड दिस डॉट सैलरी, लेकिन C++ के अंदर आपको डॉट की जगह क्या लिखना है, इस तरह से एरो लिखना है, ठीक है। ये सिंपल क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसको बोला जाता है दिस ऑफ आईडी। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस ऑफ आईडी, इस तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। दिस ऑफ आईडी, ये जो एरो बना है ना, उसको आप रीड करोगे ऑफ, ठीक है। तो अब इस पूरे स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा, दिस ऑफ आईडी, राइट। चलिए सिंपल, दिस ऑफ आईडी क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगेन क्लास लेवल का आईडी। दिस ऑफ नेम क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्लास लेवल का नेम। दिस ऑफ सैलरी क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्लास लेवल की सैलरी, ठीक है। जबकि आपने राइट हैंड साइड पर सिंपल लिखा है आईडी, नेम और सैलरी, तो वो तो यहाँ पर आप नीचे से जो वैल्यू सेंड कर रहे हो वही है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, प्रोग्राम को सेव करूंगा एंड देन आफ्टर कंपाइल एंड रन, तो अब आप देख सकते हो आपका आउटपुट परफेक्ट आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो वाली एरर सॉल्व करनी थी। दोनों साइड जब भी आपका वेरिएबल का नेम सेम होता है, तब आपको लेफ्ट हैंड साइड पर क्लैरिफाई करना होगा कंपाइलर को कि लेफ्ट हैंड साइड वाले जो वेरिएबल है वो क्लास लेवल के वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंपलसरी लिखना होगा दिस ऑफ, इस तरह से, ठीक है। और हाँ, गेटर के अंदर भी आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि आप अगेन ये जो आईडी या फिर नेम और जो सैलरी है वो आप कहाँ से प्रिंट करा रहे हो, आपके क्लास के अंदर से ही प्रिंट करा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप आईडी, नेम और सैलरी को क्लास लेवल के वेरिएबल से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, आउटपुट आपका सेम भी आएगा। चलिए सेव करेंगे फाइल को, कंपाइल एंड रन, आप देख सकते हो आपका आउटपुट कंप्लीटली सेम टू सेम ही आया, ठीक है, डजंट चेंज। तो अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, आज के बाद आप कोई भी एनकैप्सुलेशन की मदद से प्रोग्राम बनाते हो, कोई भी क्लास बनाते हो, तो सभी प्रॉपर्टीज आपको रखनी है प्राइवेट, सभी सेटर और गेटर आपको रखने हैं पब्लिक, लेकिन आपको कंपलसरी दिस कीवर्ड का यूज करना ही करना है। फिर डजंट मैटर यहाँ पर N1 हो, N2 हो या फिर N3 हो, कोई भी वेरिएबल का नाम आपने रखा हो, फिर भी आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, दिस कीवर्ड का यूज तो करना ही है, डजंट मैटर, ठीक है। आप बोलोगे कि सर अब तो राइट हैंड साइड पर अलग अलग वेरिएबल के नाम आ गए ना, अब तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर जो वेरिएबल है उसके टोटली डिफरेंट है, तो अब आप चाहो तो यहाँ से दिस रिमूव कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से दिस रिमूव कर सकते हो, आउटपुट तो आपका आ जाएगा। लेकिन इन केस इन फ्यूचर आपको इस नाम, ये जो N1, N2 या फिर N3 आपने लिखा है, वो बाय केस आपको अगर नाम रखना पड़ जाए आईडी, नेम और सैलरी के बराबर, ठीक है, तो फिर आपको अगेन वहां पर लिखना होगा दिस। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, आपको हर बार दिस कीवर्ड लगा ही देना है, ठीक है। फिर चाहे राइट हैंड साइड पर आपका वेरिएबल का नाम कुछ इस तरह से हो या फिर सेम टू सेम क्लास वेरिएबल के जैसा हो, आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसलिए आपको कंपलसरी दिस लगा ही देना है, ठीक है। चलिए अगेन फाइल को करूंगा सेव, कंपाइल एंड रन, तो अब आप देख सकते हो आपका आउटपुट फिर भी सेम टू सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो आज के बाद थ्रू आउट द सिलेबस हम कोई भी प्रोग्राम करेंगे, कंपलसरी हमें दिस लगा ही देना है, ठीक है। सिंपल क्लास वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप दिस का यूज कर सकते हो। और हाँ, दिस की मदद से आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकते हो, दिस की मदद से आप पूरे के पूरे फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कॉल कर सकता हूँ गेट डेटा, ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपका सेट डेटा ओवर होगा आप डायरेक्टली कॉल करोगे गेट डेटा, तो अब आप यहाँ पर इन दोनों को भी कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। अब आपने सिंपल कॉल किया सेट डेटा को,
जैसे ही सेट डेटा हो जाएगा आप ऑलरेडी डायरेक्टली कॉल करोगे गेट डेटा को। ठीक है, चलिए सेव करेंगे, कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो वही सेम टू सेम आपका लॉजिक का आउटपुट आ चुका है। ठीक है, तो अब आपको मेन के अंदर कभी भी गेट डेटा को भी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आपका सेटर ओवर होता है आपने डायरेक्टली कॉल कर लिया आपने गेटर को। ठीक है, दिस ऑफ गेट डेटा यानी कि क्लास के अंदर मौजूद गेट डेटा को। ठीक है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, यह सिंपल मैंने आपको डेमो बताया है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस आपको इसी तरह से करनी है, सेट डेटा को सेपरेट कॉल करना है, गेट डेटा को भी सेपरेटली ही कॉल करना है। ओके, चलिए तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सेटर को और गेटर को। ये हमारा अपडेटेड सेटर और गेटर है दिस कीवर्ड की मदद से। ओके, तो इस तरह से इस अप्रोच की मदद से जो हमारा प्रोग्राम बना है, ठीक है, आपने क्या किया, सभी एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट कर दिया, सेटर और गेटर को पब्लिक कर दिया और दिस कीवर्ड को भी इंप्लीमेंट कर दिया। तो इस अप्रोच की मदद से जो आपका क्लास बना है, जो आपका प्रोग्राम बना है, इसको बोला जाता है एनकैप्सुलेशन। आगे आपको कोई भी प्रोग्राम आए, कोई भी प्रॉब्लम या फिर डेफिनेशन दी जाए सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और अगर उसके अंदर मेंशन किया हो कि आप इस प्रोग्राम को सॉल्व कीजिए विथ यूज ऑफ प्योर एनकैप्सुलेशन, आपको यही वाली सभी चीज दोहरानी है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट कर दीजिए, सेटर और गेटर को पब्लिक कर दीजिए। ओके, चलिए ये था हमारा एनकैप्सुलेशन। अब हमारा एक सिंपल सा एक टॉपिक बचा हुआ है नेस्टेड मेंबर फंक्शंस। ठीक है, सिंपल है नेस्टेड मेंबर फंक्शन यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसी को बोला जाता है नेस्टेड मेंबर फंक्शन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जैसे मैंने यहाँ पर किया था ना दिस ऑफ गेट डेटा, ठीक है, दिस ऑफ गेट डेटा, तो इसी को बोला जाता है नेस्टेड मेंबर फंक्शन। क्यों, देखिए ये ऑलरेडी हमारी फंक्शन की बॉडी थी, राइट। कोई एक फंक्शन की बॉडी में से आप दूसरे फंक्शन को कॉल करते हो तो उसी को बोला जाता है नेस्टेड मेंबर फंक्शंस। यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं समझना है कि नेस्टेड फॉर लूप, कि आप एक फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप बनाते थे, तो इस तरह से आप यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बना नहीं सकते, बल्कि दूसरा फंक्शन कॉल जरूर कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही सेम हमने यहाँ पर किया है, देखिए सेट डेटा के अंदर हमने कॉल किया है गेट डेटा को। ठीक है, तो आप फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को कॉल जरूर कर सकते हो लेकिन बना नहीं सकते, तो सिंपल इसी को बोला जाता है नेस्टेड मेंबर फंक्शंस। फिर चाहे आप क्लास के अंदर बनाओ, फिर चाहो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली बाहर बनाइए ग्लोबल एरिया के अंदर। ठीक है, दोनों वैलिड ही है। तो सिंपल ये छोटा सा हमारा कंसेप्ट था नेस्टेड मेंबर फंक्शंस। ओके, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नेस्टेड मेंबर फंक्शंस। अगेन मैं रिपीट करूंगा, कोई एक फंक्शन के अंदर आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो, बना नहीं सकते। ठीक है, सिंपल उसी को बोला जाएगा नेस्टेड मेंबर फंक्शंस। ओके, चलिए तो आज का हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। आज के सेशन के अंदर हमने प्योरली क्या पढ़ा, एनकैप्सुलेशन, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स क्यों बनाना है वो भी हमने सीखा, किस तरह से आप सेटर और गेटर को बना सकते हो वो भी हमने समझा। ठीक है, दिस कीवर्ड का मीनिंग क्या है वो हमने डिटेल के अंदर देखा, एंड देन आफ्टर नेस्टेड मेंबर फंक्शंस। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है, एक होमवर्क करके लाना है। मैं यहाँ पर एक होमवर्क लिख रहा हूँ, आपको एक स्टूडेंट वाला प्रोग्राम करके लाना है, स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम। वहां पर आपको 5 स्टूडेंट के डिटेल्स लेनी है। ठीक है, अब वो डिटेल्स क्या क्या होगी वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपको स्टूडेंट की आईडी रिट्राइव करनी है, फिर उसका नेम लेना है, उसके स्कूल का नेम लेना है, उसका एड्रेस लेना है, एंड देन आफ्टर उसका ईमेल एड्रेस लेना है। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम आपको करना है यूजिंग प्योर एनकैप्सुलेशन। जितने भी कंसेप्ट आज हमने पढ़े हैं वो सभी आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर तक आपको ये पूरा प्रोग्राम करके लाना है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपने नए टॉपिक के साथ।